वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के तहत अपने टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आप सभी के सामने ये एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है जो पर्यावरण विशेष है, यानी कि केवीएस टेट का पेपर हो या एसटेट का, कोई भी टेट का संबंधित पेपर हो, उन परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा एकदम, ऐसी सीरीज है तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहां एक महत्वपूर्ण चीज पहले आपको बता दूं कि यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। एकदम धुआंधार शुरुआत है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और पेपर देने से पहले जरूर सुन लीजिएगा। 50 प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। इन 50 प्रश्नों में आप देखिएगा कि 25-25 करके 2 सेट कराएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मात्र 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके लगभग 500 क्वेश्चन के बराबर होंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन को भी हमने यहां पे इंक्लूड किया है। पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? ठीक है, अब देखिए पहला विकल्प है, साथ के साथ आप लोग अभ्यास करते जाइएगा और जितने उत्तर आपके सही हुए हैं उन सभी को नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि पता लगे कि तैयारी किस स्तर पे है और आगे भी कुछ किसी तरह का आप चाह रहे हैं संबंधित सब्जेक्ट जिस पे हम ये वीडियो बनाएं तो अवश्य जो है नीचे कमेंट कीजिएगा। विकल्प को देखिए, भूमि की भराई, कंपोस्ट, कृमियों से खाद का बनना और अंतिम में है भस्म करना। अब यहां पे अगर आप देखें तो वायु प्रदूषण की बात कर रहा है तो भूमि के अंदर भराई की जाएगी तो वायु से प्रदूषण नहीं होगा, कंपोस्टिंग में भी नहीं होगी और जब वर्मी कंपोस्टिंग में भी नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ भस्म में ही संभव है। जब किसी चीज को आप जलाते हैं ताप की भट्टी में या गर्म करके तो ताप के निस्तारण विधि से ये संभव हो पाता है जिसमें विभिन्न प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऐसे जो तत्व गैसें निकलती है उनसे वायु में प्रदूषण फैलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों का कारण होगा। यहां पे क्या कारण होगा स्थानीय लोगों को? क्या स्थानीय लोग वहां पुनर्वास करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, देश प्रत्यावर्तन करेंगे या पुनः स्थापन करेंगे? तो विकल्प में यहां पे जो खाली स्थान है आप जानते हैं वहां पे अगर कोई चीज बार बार बाढ़ से प्रभावित हो रहा है तो वहां सबसे बड़ी समस्या आएगी लोगों को रहने में और लोग वहां लगातार लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट यानी बी विकल्प होगा, स्थानांतरण, यह महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप देखेंगे कि एक तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी बात वहां पे विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। जैसा एक प्रत्यक्ष उदाहरण अगर मैं बताऊं तो अभी जब बाढ़ आई थी गर्मी के मौसम में, गंगा के किनारे आपने देखा होगा डेंगू का भारी प्रकोप था और उसका एक कारण था कहीं ना कहीं बाढ़ का आना, क्योंकि वहां पे पानी जमा हो गया, उसके कारण मच्छर आए और जिसके कारण साफ सफाई के ना चलते वहां पे डेंगू जैसी समस्याओं को देखा गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्न है कि टैपियोका का दूसरा नाम है। विकल्प है मूली, बी है कप्पा, सी है अदरक यानी जिंजर और डी है शकरकंदी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इसका सही उत्तर बता देता हूं, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसका सही उत्तर है बी, कप्पा। ठीक है, कप्पा, यानी कि इसको अगर हम बात करें टैपियोका की तो उबले हुए, जो देखिए इसका चित्र भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं इसको समझाऊंगा कि टैपियोका के बात करें कि उबले हुए जो टैपियोका होते हैं उनको नारियल की जो करी बनाई जाती है उसके साथ, केरल में ये बहुत लोकप्रिय है, उसका उपयोग किया जाता है, खाया जाता है। टैपियोका को केरल में कप्पा के नाम से भी जानते हैं और टैपियोका एक तरह का जो स्टार्च होती है, ठीक है, कसावा नामक पेड़ की जड़ से प्राप्त किया था। उस पेड़ का नाम क्या है? कसावा। टैपियोका से कई बार प्रश्न आए हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। केरल में करी के रूप में खाया जाता है, स्टार्च है, कसावा नाम की पेड़ की जड़ से पाया जाता है और इसे कई जगह पे टैपियोका ग्लोबुल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैपियोका ग्लोबुल्स भी कहते हैं और ये साबूदाना की तरह होता है ग्लोबुल्स। अब देखिए, ये अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा?
ठीक है, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की भांति प्रतीत होगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि असली बात तो यहाँ पे है विनोद, ये देखिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखिए इसकी साइज देखिए, है तो मूलतः जड़ ही, लेकिन ये शकरकंदी की भांति प्रतीत होती है, इसलिए देखिए ऑप्शन में भी दिया था, लेकिन वो चीज ये नहीं है। और ये ऐसा प्रश्न है कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलता है, तो इसको रट लीजिएगा एकदम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आए हैं पेपर में, तो ये मत सोचिएगा कहां से हांगकांग का भोजन पूछ रहे हैं। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। विकल्प ए है सोम चैन, ठीक है, लिंग हु फेन, माफू टोफू और सुशी। ठीक है, सुशी का नाम अगर आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो कई बार आपने सुशी का नाम सुना होगा। इसका जो सही उत्तर है पहले मैं वो बताता हूं, लिंग हु फेन। ठीक है, क्या है, लिंग हु फेन। यहां पे देखिएगा लिंग हु फेन है बी, यानी कि बी वाला विकल्प सही है। लेकिन अगर हम बात करें हांगकांग में, तो आप जानते हैं कि वहां पे सांप लोग खाते हैं और इसके जो सूप को बनाते हैं, इसीलिए इतना फेमस है। जो सांप का सूप बनता है स्नैक का, ठीक है, वो नाश्ता वाला स्नैक नहीं, ठीक है, सर्प की बात हो रही है, तो उसी के जो उससे सूप बनता है उसी को लिंग हु फेन कहते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और माफू की बात करें, माफू टोफू की, तो ये चीन के जो सिचुआन प्रांत है, ठीक है, सिचुआन या जीजियांग प्रांत आप कहिए, वहां पे बहुत लोकप्रिय है। और सुशी आप जानते होंगे, सुशी का नाम सुना होगा, ये जापानी व्यंजन है जो चावल से बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इन सारी चीजों को माफू टोफू, सुशी, लिंग हु फेन, इन सबको याद रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है। विकल्प को देखिए, तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, सी है कि हुक जैसी चोंच, अथवा पतली लंबी सुई जैसी चोंच। अब यहां पे विकल्प को आप देखिएगा, तो विकल्प में मैं सही उत्तर आपको बता दे रहा हूं, यहां पे होगा हुक जैसी चोंच, मांस को, मीट को खाने में काम आती है। अगर बात करें, क्योंकि वो काटने में काफी ज्यादा सहायक होती है। और अगर हम बात करें जो सीधी पतली चोंच होती है, उसका काम क्या होता है, पेड़ की शाखाओं और लकड़ी में छिद्र करने के ज्यादा काम आती है। पतली सुई जैसी जो चोंच होती है वो कीटों को और केचुओं को काटने में, खाने में, ढूंढने में सहायक होती है। ठीक है, और लंबी पतली सुई चोंच हो गई, हुक हो गई, सीधी लंबी चोंच भी हो गई। ठीक है, त्रिकोणीय आकार की चोंच जो है यहाँ पे उससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है मैंने बताया यहाँ पे, उसको कंफ्यूज मत होइएगा, हुक जैसी चोंच। ठीक है, सभी की अपनी अपनी खासियत होती है, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलें, तो प्रश्न नंबर 6 है कि एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, विकल्प में मैगी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मिल भी सकता है लेकिन विवादित है, 5 मिनट में मैगी नहीं बनता है। चलिए, विकल्प है यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दे रखा है और शीघ्रता से, टाइम नहीं दिया, माफ कीजिएगा, शीघ्रता से बनाना है। पहला है अंडे का सैंडविच, बी है कस्टर्ड, सी आपका विकल्प है डोसा, और डी है बेलपूरी। जल्दी से बताइए, मुंह में तो पानी आ गया होगा लेकिन पानी को कंट्रोल करिए, अभी पढ़ना है हमको। ठीक है, तो यहां पे सीधा सा उत्तर होगा डी भेलपूरी। देखिए, सैंडविच बनाना, कस्टर्ड बनाना, डोसा तो खैर और भी कठिन काम है, तो तैयारी लंबी होती है, जो बनाते हो जानते होंगे। बेलपूरी ऐसा है कि झटपट जो है चुरमुरे से, मुरमुरे से और आलू प्याज ये सब काट के चटनी बना के 10 मिनट के अंदर जो है चटपटी चीज आप बना के खा सकते हैं। देखिए, मुंह में पानी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक प्रश्न इस तरह के आते हैं, बस आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड अपना यूज करना है और साथ के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। और यदि आप पेडागोजी में परेशान हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट अभी हमारे चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं और ऐसे प्रश्न उसमें हैं जो बार बार आते हैं, तो चैनल पे जाइए और उसको देख डालिए, पूरा आपके कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 पे देखें कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है अथवा हस्तशिल्प है। विकल्प देखिए, एमपी, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका पहले हम लोग सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की बात करें तो पट्टचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है और इसमें क्या होता है, पट्ट अर्थात जो कपड़ा होता है उस पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश भी दिया है तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो नागा भित्ति चित्र, सुरैती, मामूलिया, गोदन पर्वत आदि ये कहाँ की है, एमपी की चित्रकला है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की हमने कई बार पढ़ा है,
यहाँ की पिथौरा चित्रकला बहुत फेमस है और महाराष्ट्र की आप सभी जानते होंगे वर्ली चित्रकला। तो इसको साथ के साथ नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि महामारी के दौरान चिकित्सक यानी डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। अब उस समूह को यहाँ पे चुनना है हमें जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। देखिए विकल्प को देखिए, ए है ब्रोकली सोयाबीन काली मिर्च, बी है स्ट्रॉबेरी संतरा सोयाबीन, सी है दूध स्ट्रॉबेरी नींबू और डी है ब्रोकली स्ट्रॉबेरी नींबू। अब यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी इस तरह के विकल्प को आप चुन पाएंगे। जैसे बहुत से लोगों को पता है कि सी के लिए जो सिट्रस संबंधित जो फल है वहां जैसे नींबू संतरा है तो ठीक है, लेकिन आप कैसे एलिमिनेट करेंगे विकल्पों को, इस ऐसे प्रश्नों में ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप देखेंगे कि खासकर इसका जो सही उत्तर है पहले हम वो बता देते हैं, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रोकली स्ट्रॉबेरी नींबू और संतरा ये यहां पे आएगा। संतरा भी सी मैट कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, संतरा भी जानते हैं सी होता है। अब यहां पे हमने विकल्प छांटे क्यों, जैसे दूध है तो दूध में सामान्यता माना जाता है कि ना के बराबर यानी कि विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। अब यहां पे आप देखेंगे कि सोयाबीन जो है मुख्यतः प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग जिम वगैरह जाते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको 50 ग्राम से ज्यादा कभी सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है, और आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, समझ रहे हैं, तो खासकर एस्ट्रोजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है ब्रोकली सोयाबीन काली मिर्च। तो काली मिर्च क्या है भाई, काली मिर्च की अगर आप बात करें तो विटामिन सी, तो विटामिन ए पाया जाता है, हालांकि सी भी थोड़ा सा पाया जाता है, और इसमें जो फ्लेवोनाइड पाया जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप सही उत्तर नहीं लगा पाएंगे। तो दूध तो याद रखिएगा, सोयाबीन भी याद रहेगा और मिर्च भी याद रहेगा, तो आपको याद रखना है ब्रोकली स्ट्रॉबेरी और नींबू, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में झूम की खेती प्रथा सामान्य है? विकल्प ए है उड़ीसा, बी है मिजोरम, सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो मिजोरम है, क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, वहां पे जो जनजातियां हैं वो बहुत लंबे समय से झूम की खेती कर रहे हैं। इसको स्थानांतरणीय खेती भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जंगल को एक जगह काटते हैं, उस पर खेती करते हैं, फिर उसकी खेती लंबे समय तक करते हैं, और जब वहां की जमीन जो है उपजाऊ उतनी नहीं रह जाती तो फिर वो अगले जंगल को काटते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं। इस तरह से उनका क्रम चलता रहता है। जब उर्वरता समाप्त हो जाती है तो आगे बढ़ जाते हैं। इसी कारण इसको जलाने और काटने के कारण कर्तन एवं दहन यानी कि स्लैश एंड बर्न खेती भी अथवा स्थानांतरण, बार बार स्थान को बदलने के कारण स्थानांतरित कृषि भी इसको कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कि प्रश्न नंबर 10 है कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फल काटने वाले पर्व है, माफ कीजिएगा फसल काटने वाले पर्व हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे विकल्प इसमें महत्वपूर्ण है। ए को देखते हैं, पोंगल, ठीक है, ए विकल्प में क्या क्या दिया गया है, पोंगल दिया गया है, उगादी, बिहू, लोहड़ी, ठीक है। अब यहां पे आप विकल्प को छांट सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, ठीक है, ओणम, पोंगल, उगादी, इधर भाग गया, बिशु, और ओणम, बिहू, उगादी और बिशु। अब यहां पे सही उत्तर पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसमें एक बहुत कॉमन चीज है, सभी में है बिहू। बिहू जो संबंधित है आप देखेंगे असम से संबंधित है। बिहू या बिहू भोगली भी बोलते हैं, ये असम में फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। लेकिन अब यहां पे इस चीज को पाएंगे क्योंकि दक्षिण भारत का पूछ रहा है, तो आपका सी वाला विकल्प बचता है, ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु, ठीक है। दक्षिण भारत की बात करें तो फसल काटने पे जो ओणम है, ठीक है, ओणम केरल में, ओणम कहां मनाया जाता है, केरल में। और पोंगल की बात करें तो दक्षिण भारत में, ठीक है, ओणम केरल में, इसको नोट करते जाइएगा, पोंगल तमिलनाडु में। उगादी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह मनाया जाता है। उगादी ये वाला, हाँ सी वाला देखिएगा, उगादी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और बीशु की बात करें तो बीशु भी केरल और कर्नाटक, यानी कर्नाटक में कॉमन है उगादी और बीशु, तो केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहता है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। यहां पे सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, आपने देखा होगा कि जितने विकल्प हैं उतने तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो बनाती है। अभी देखिए वर्ली पेंटिंग के बारे में हमने चर्चा की, महाराष्ट्र की पेंटिंग है, ठीक है, गुजरात की पेंटिंग हमने देखी,
एमपी की पेंटिंग देखी। तो यहाँ पे आप आइए, बताइए वर्ली के बारे में थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। विकल्प है कि घास के पत्थरों से बनाती है भैया ये वर्ली आर्ट, पेंटिंग नहीं है यहाँ पे, आर्ट कुल मिला के उसमें आ रहा है। बांस और पत्थरों से बनाती है, गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है, और मिट्टी और पत्थरों से बनता है। तो जैसा मैंने बताया कि कला है, चित्रकला है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आर्ट की बात हो रही है। लेकिन अब आप बहुत से लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या यूज होगा। बांस और पत्थर नहीं यूज होंगे इसमें। आप जानते हैं कि काऊ का डंक यानी कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनेगा। इसका संबंध जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र में, और यहाँ पे जो जनजाति होती है वर्ली, इसके द्वारा घरों में पूजा, जो घर होते हैं वहां उनकी फर्श पे और दीवालों पर बनाया जाता है। इसमें बनाया गया था वृक्ष, पक्षी, नर नारी के सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, और स्थानीय वस्तुएं खासकर गाय का गोबर, मिट्टी आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसमें? वर्ली पेंटिंग में। किसके द्वारा बनाया जाता है? वर्ली ट्राइब्स के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ की फेमस चित्रकला है? महाराष्ट्र की फेमस चित्रकला है, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाता है? पूजा घरों के फर्श पर, मंदिरों में, या तो उसकी दीवारों पर। क्या बनाया जाता है? वृक्ष, पक्षी, नर और नारी की सुंदर फोटो बनाई जाती है, इमेज बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, इसमें कई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। विकल्प को देखिए। विकल्प है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। सी है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और डी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पहले आप इसको समझिए। इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बताता हूं। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी है, तो इससे सावधान रहिएगा। जहां नहीं जाती, कम से कम इतना तो क्लियर रहना चाहिए अपने राज्य के बारे में। चलिए, अब यहाँ पे अपने क्या सभी राज्यों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं बताऊं तो टोटल 8 राज्य हैं जहां से आप देखेंगे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब क्योंकि देखिए गोलार्ध की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप आए तो ये पृथ्वी को, ये गई भूमध्य रेखा, इधर गई आपकी एक रेखा, उधर गई नीचे दूसरी रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बसे हुए हैं, तो यहीं से भारत की रेखाएं जाएंगी, अन्य किसी स्थान से तो जाएंगी नहीं। तो 8 राज्य यहां से जाते हैं। कौन कौन से राज्य? गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। गुजरात से चालू होता है एकदम किनारे से, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। यूपी नहीं आता है उसमें, याद रखिएगा, यूपी बिल्कुल भी नहीं है। और आपको देखिए, आप देखिएगा तो इसमें आपको जो ये वाला खाली भी जा रहा है, ये आंध्र प्रदेश वगैरह तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपके हिसाब से कौन सा है? बी है, ठीक है। इसको बार बार याद करते जाइएगा। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है? विकल्प को देखिए। उत्तर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इस तरह के प्रश्न में अगर आपका मैप क्लियर नहीं है ना, तो आप बताने में स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो मैं उत्तर बता दे रहा हूं आपको, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इसमें, जैसे यदि आप भारत का मैप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, प्रयास करते हैं जल्दी से, ठीक है। ऐसे बन गया अपना ना। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये पूछ रहे हैं कि भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। तो आप देखेंगे कि भैया भोपाल एमपी में यहां पे आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि पहले उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे गंगटोक, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। और पुदुचेरी आप कहां जाएंगे? दक्षिण पूर्व में यहां जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी थोड़ा सा शांति के साथ करेंगे, घबराना नहीं रहता ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। पहले तो हमको घबराना नहीं है, शांति से काम लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव से भारत आता है, यानी कि उत्तर ध्रुव से भारत में यात्रा करता है। जाहिर सी बात है, ठंडियां वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो मौसम के हिसाब से सर्दियों में वो भारत में प्रवास कर लेता है। विकल्प देखिए, यहाँ पे है सीक पर बतख, इसको पिनटेल डक भी बोलते हैं, छोटी मत्स्य कुरकड़ी, ठीक है, कुर्री, अस्प्रे बोलते हैं। सी है फ्लेमिंगो और डी है स्टिंट। अब इसका जो सही उत्तर है, अगर आप नहीं जानते तो नहीं बता पाएंगे, इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूं, लिटिल स्टिंट, ये इसकी है, ठीक है। लिटिल स्टिंट की अगर हम बात करें तो ये इसको जलरंजक, ठीक है, जलरंक बोलते हैं। और इसकी खासियत यह है कि उत्तरी ध्रुव से लगातार तो नहीं लेकिन लगभग 8000 किलोमीटर यात्रा करके भारत आती है। और इसका वजन आप देखें तो बहुत छोटा पक्षी होता है, 25 से 40 ग्राम भी, मतलब 25 से 40 ग्राम के बीच में होता है,
ठीक है। और अन्य पक्षी भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो सर्दियों के मौसम में प्रवास करके भारत आते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। यहाँ पे ये देखिए बहुत छोटा सा पक्षी है, इसके चित्र को आप देख सकते हैं, कुछ कुछ गौरैया की भांति दिखता है। प्रश्न नंबर 15 में चले। 15 है कि रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई और उसके मित्र ने कहा कि भाई देखो इटालियन चीज हमारे लिए लेते हैं ना, हमें बहुत पसंद है इटालियन चीज, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भैया कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें कि भारत तक उसको बढ़िया लेके आए, नहीं तो खराब हो जाएगी। यहाँ पे विकल्प आपके सामने दिया गया है कि डिब्बा बंद हो, कैनिंग हो, कैन में बढ़िया से हो, ठीक है, डिहाइड्रेट हो, निर्जलीकरण किया गया हो, सी है कि लवणन हो, साल्टिंग हो, और डी है कि निर्वात पैकिंग हो। अब यहाँ पे सारी विधियां तो उपयुक्त हैं, लेकिन यहाँ पे मंगाया क्या गया है, पनीर मंगाया गया है, ठीक है। अब पनीर के लिए कौन सी उपयुक्त होगी? अब यहाँ पे विकल्प को अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर है मैं बता दे रहा हूं, वैक्यूम पैकेजिंग होगी, पैकिंग होगी, ये उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि पैकिंग में क्या होता है कि एक टाइट एयर में बंद किया जाएगा और उसमें वैक्यूम रहेगा, या निर्वात होने के कारण जीवाणु उसमें नहीं आ पाएंगे, ठीक है, और नहीं पनप पाएंगे, तो जिस कारण से इसके लिए सेफ रहेगा। लेकिन डिब्बा बंद के लिए बात करें तो जो है अचार वगैरह के लिए होता है, उसमें साल्टिंग, ये भी नमक मिला देने से भी जो है उसमें चीजें उपयुक्त हो जाती हैं, और अन्य पदार्थ कुछ होते हैं जिनमें निर्जलीकरण का भी उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी, ठीक है। एक एनवायरनमेंट के आप मान लीजिए कि ईवीएस के शिक्षक हैं और आपकी क्लास में कुछ दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, तो कैसे उसके लिए जो सबसे उपयुक्त होगा वो चीजें कौन सी होंगी? आवाज में संदेश को साझा करेंगे, बोल बोल के बताएंगे। बी है कि ढेर सारी मौखिक व्याख्या करने का उपयोग करेंगे। सी है कि सहपाठी के द्वारा भी व्याख्या की जा सकती है। विकल्प आपके सामने है। और अंतिम विकल्प है कि ठोस अनुभवों का उपयोग करना। देखिए इसमें गलत विकल्प छांटना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक शिक्षक के तौर पे हर चीज ठोस अनुभव आप नहीं करा पाएंगे। ठोस अनुभव में कई बार वो चीजों को समझ नहीं पाएगा, बच्चा है, उसको वहां पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी ना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इस विकल्प को डी को आप हटा सकते हैं, तो इजिली आपका काम बनता दिखेगा। ए बी सी, आवाज से साझा करेंगे, मौखिक व्याख्याएं खूब होंगी और सहपाठियों के द्वारा भी व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। इसका जो विकल्प होगा वो होगा ए। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक ईवीएस एनवायरनमेंट का जो शिक्षक है ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरित करना चाहिए। हमने थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न को पढ़ लिया, ठीक है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन मिश्रण में रूपांतरित करना चाहिए। यहाँ पे विकल्प दिए क्या क्या करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष कक्षा की सहायता लेना चाहिए। बी है कि केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। सी है कि उप शीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ना चाहिए। और डी है कि अधिक दृश्यों का उपयोग करना चाहिए। देखिए मैंने एक चीज बहुत पहले बताया था कि कभी भी आपको प्रश्न में जब केवल वाला विकल्प दिखे, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रखिएगा। लेकिन हालांकि डिपेंड करता है कि कौन सा विकल्प सही होगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चा क्या है, जो है श्रवण बाधित है, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवश्यक, अब बच्चा क्या है, सुन नहीं पा रहा है, तो ऑनलाइन कक्षा हो रही है, ठीक है, तो विशेष शिक्षिका की सहायता लेना चाहिए। कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है, बात सही है। केवल उसके लिए ऑनलाइन कक्षा ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करें, ये विकल्प भी। देखिए अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर इसमें से दोनों विकल्पों को लेंगे तो कौन सा सही होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि केवल उसके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करें, ठीक है। अब यहाँ पे केवल गलत लिखा है, प्रोवाइडिंग ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल ऑनली नहीं है, एक्सक्लूसिवली है। और यहाँ पे देखिए उपशीर्षक के और साथ साथ अनुशीर्षकों का उपयोग करें, तो इसमें ऐसा विकल्प है ही नहीं जो छांट सकें, क्योंकि श्रवण बाधित के लिए थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली सोचना पड़ेगा। यहाँ पे चारों विकल्प आपके सही होंगे, ठीक है। कौन से विकल्प सही होंगे? चारों विकल्प आपके सही होंगे। तो यहाँ पे चारों विकल्प होगा ए बी सी डी। थोड़ा सा इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से लगाना। हालांकि एनवायरमेंट से थोड़ा सा इतर है ये प्रश्न, लेकिन एक टीचर के तौर पर ये चीज पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि जो होती है उसको जानने के लिए उपयोग करेंगे। क्या होंगे भाई? ये तो जाहिर सी बात है, अब इसका उत्तर बहुत आसानी से दे लेंगे प्रश्न नंबर 18 का। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रचनात्मक आकलन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, योगात्मक आकलन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, स्व आकलन का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है अपनी चीजों को जानने के लिए भैया स्व आकलन ही प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह का सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। और प्रश्न नंबर 19 है कि ईवीएस यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित एक अध्यापक अंकुरण विधि को समझने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए
एक क्रियाकलाप देने का निश्चय करता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? विकल्प को देखिए, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, और डी है कि वीडियो क्लिप देखना। जैसा कि मैंने बच्चों के संबंध में कई बार ये समझाया है, एनवायरनमेंट हो चाहे पेडागोजी हो, यहाँ पे ये चीज महत्वपूर्ण होती है। बच्चे पार्टिसिपेशन और प्रत्यक्ष रूप से जब चीजों को देखते हैं तभी सीखते हैं, बच्चे नहीं कोई भी सीखता है। अब यहाँ पे चित्र के साथ चार्ट तैयार करने में उनको ये नॉलेज नहीं होगा। बीज से गमले में लगाना, ये भी अंकुरण के संबंध में तो अनुभव नहीं देगा। बीज से अंकुर को निकलते हुए देखना, देखने का मतलब यह है कि अंकुर तो एक दिन में होगा नहीं, लेकिन उसका बार बार ऑब्जर्वेशन करोगे कि आज इतना बढ़ गया, आज मिट्टी की स्थिति है, तो उससे वो ज्यादा उसके संबंध में सीखेंगे। अंकुरण विधि को समझने में ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका है और उसने क्या किया कि अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने बोला कि भाई ये जो एक सीड बना के आप मुझे दीजिए, आंकड़े दीजिए, जिसमें उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देना। मतलब एक बोले कि एक सीड बनाइए, एक कटोरा रखिए, उसमें जो पक्षी उसको खाने आते हैं उसका हमको ब्यौरा दीजिए, एक आंकड़ा तैयार कीजिए। तो ये जो क्रियाकलाप उसने दिया, इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? छात्रों को घर में व्यस्त रखना। ए बी है कि छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर हैं। सी कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। और डी है कि जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। देखिए, पहली बात तो घर में व्यस्त रखने से कोई मतलब नहीं है शिक्षकों को। दूसरी बात कि जरूरी नहीं कि वही पक्षी खाने आए जो विलुप्त हो रहे हैं, तो अपने आप कटते हैं। और सहानुभूति की भी बात नहीं है यहाँ पे, सहानुभूति तो बढ़ेगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका है कि पक्षियों और जातियों के बीच उनकी खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन और कौशल को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 20 जो है, इसका क्लियर उत्तर कौन सा होगा? आप देखेंगे तो सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं या रही है? टीचर मेल है या फीमेल है, जो भी है। तो विकल्प को देखिए, विकल्प है कि हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य को जानने का प्रयास है, सिखाने का प्रयास है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता की बात है। उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं है। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। देखिए, अगर इस प्रश्न को देखोगे तो सारे प्रश्न सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में उत्सव जो फेस्टिवल्स होते हैं, उत्सव होते हैं, उनके मूल्य को समझाना इस यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आम है और मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना विचार डालने की कोशिश करी, तो जो सबसे प्रबल होगा उसी पे ध्यान देंगे। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों विकल्प भी जो है सही होंगे। इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। प्रश्न नंबर 22 है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश का है। उसके लिए उत्तम युक्ति कौन सी होगी ना? बेस्ट स्ट्रेटेजी की यहाँ पे बात हो रही है। विकल्प ए है कि अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। बी है कि भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। सी है कि विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डालना, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो का क्लिप दिखाना। और डी है कि अड़ोस पड़ोस यानी कि आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कराना, घरों आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। देखिए, ऐसी स्थिति में जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो हमेशा, जैसे कि हमने देखा था, अंकुरण को देखना, उसी प्रकार से बच्चों को अवलोकन कराना, भ्रमण कराना, ये पहला प्राथमिकता होगी। इसी विकल्प को आप ज्यादातर चुनेंगे प्रश्न के अनुरूप, और यही विकल्प आपका सही होता है। इसमें भी यही डी है। इससे छात्र क्या होंगे, अपने परिवेश के बारे में स्वयं सीखेंगे। प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि ईवीएस एक ईवीएस की शिक्षिका है। ठीक है, एनसीईआरटी के पाठ 2 की फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह कौन से संसाधन का उपयोग कर सकती है? भारत के मानचित्र का उपयोग कर सकती है, मधुबनी कला का प्रयोग कर सकती है, विभिन्न स्थानीय फूलों का कर सकती है, अथवा कार्यपत्र का कर सकती है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों में ज्यादातर लोगों को समस्या आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई फुलवारी, यहाँ पे फूलों की घाटी है, तो मैप का भी प्रयोग किया जा सकता है। मधुबनी कला भी इन प्राकृतिक चित्रों से संबंधित है, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न स्थानीय फूल से संबंधित है, तो फूलों को भी दिखा के किया सकता है, और एक वर्कशीट के माध्यम से भी इस तरह की चीजों को समझाया जा सकता है। तो ये चारों विकल्प आपको मिलते हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही है। 24 नंबर प्रश्न के सामने चलते हैं हम लोग, और प्रश्न है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को
अनधिकार शिकार यानी कि जो इलीगल जो हंटिंग होती है, ठीक है, वहां पे देखना है, पोचिंग कहेंगे आप, कि प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। ए देखिए डिबेट है, वाद विवाद करवाना, ठीक है। बी है कि समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। सी है कि पोस्टर प्रस्तुत करना। और डी है नारे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सरल है, इसको ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। बच्चों को समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना और बच्चों के अंदर संवेदनशीलता लाना कि जो है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो समाचार पत्र के माध्यम से चीजों को बढ़िया समझ पाएंगे, अवैध शिकार को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलें। तो व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। विकल्प ए है सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र और रेडियो। देखिए मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे संवेदनात्मक रूप से चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे से इसको प्रदर्शित भी किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 का जरूर इंतजार करिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी ईवीएस से संबंधित। थैंक यू वेरी मच।